शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। नोएडा में 80 घंटे बाद भी गड्ढे में डूबी सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की कार नहीं मिली है। लगातार उसकी तलाश की जा रही है। नोएडा का पूरी सरकारी अमला मौके पर मौजूद है और इस मामले में गठित 3 सदस्यों की एसआईटी भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। तो वही मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। एमजे विस्टाउन प्लानर लिमिटेड के बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया। इस बिल्डर के ही प्लॉट पर हुए गड्ढे में पानी भरा हुआ था जिसमें युवराज की गाड़ी डूब गई। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया लगातार ग्राउंड से इस बड़ी खबर पर कवरेज कर रहा है और एनडीटीवी की खबर का ही असर है कि इस पूरे मामले में जो जांच है अब वो तेज होती नजर आ रही है। आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 80 घंटों से कार की तलाश की जा रही है। जांच में एसआईटी की टीम भी जुटी हुई है। इस पूरे मामले पर मेरठ एडीजी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं क्योंकि लगातार पुलिस की तरफ से भी इस पूरे मामले पर जानकारी दी जा रही है। हम माननीय शासन ने एसआईटी गठन किया है। उस एसआईटी में हमारे अलावा मंडलायुक्त मेरठ हैं, साथ में चीफ इंजीनियर श्री अजय वर्मा साहब हैं। चीफ इंजीनियर साहब जो हैं सभी लोग जो हैं देख रहे हैं और सभी लोग का देखा जा रहा है। सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, परिवार से भी बातचीत की गई है। सभी तथ्यों को देख के 5 दिन के अंदर हम लोग रिपोर्ट देंगे। वहीं जांच के लिए स्पॉट पर पहुंची नोएडा डीएम मेधा रूपम से जब एनडीटीवी ने सवाल पूछे तो वो सवालों से बचती नजर आई। Why no action is being taken? Was Noida not saying anything? Why did the security is the first responded? We are just asking questions, nothing else. Why are you not saying anything? जवाब दीजिए मेधा जी, आप सवालों से क्यों भाग रही हैं? मेधा, people want to know that what has actually happened. You being the first responding DDMA, why DDMA was not there? Why? What you have to say on this? So Noida DM. जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद स्पॉट पर आइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगी। और मेरे सहयोगी अकील जमील इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं। सीधा अकील का मैं रुख करना चाहूंगी। अकील, कल हम यहाँ पर साथ में थे, एसडीएम से हमने बातचीत की, एनडीटीवी के सवालों से वो बचते नजर आए। आज डीएम मेधा से भी सवाल पूछे गए, कोई जवाब मेधा की तरफ से भी नहीं दिया गया। इस पूरे मामले में अब तक की जांच कहाँ तक पहुंची? अकील, आज क्या डेवलपमेंट आपने देखी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस मामले के अंदर एक एसआईटी की टीम गठित की गई है जिसको 5 दिनों के अंदर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करनी है। और एक बड़ी कामयाबी जो है वो नोएडा पुलिस को आज ये मिली है कि इसके अंदर जो जिन 2 बिल्डर्स के नाम पर एफआईआर की गई थी इस पूरे मामले के अंदर, अभय कुमार और मनीष कुमार, अभय कुमार की गिरफ्तारी जो है वो हो गई है आज। और दूसरे जो अक्यूज है इसके अंदर मनीष कुमार जो कि विश टाउन डेवलपर्स के दूसरे बिल्डर है। बिकॉज ये जो ज़मीन है, अगर आप देखें इस तरफ जो हम सामने की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे ये जो ज़मीन है वो विश टाउन डेवलपर्स की है। और इस वक्त एफआईआर जो फाइल हुई थी वो दोनों प्रोमोटर्स के नाम हुई थी। तो इस वक्त उनमें से जो एक प्रोमोटर है उनकी गिरफ्तारी जो है वो इस वक्त हो चुकी है। दूसरे जो है वो अभी भी फरार है। इस मामले में हमारे साथ अभी मेरे सहयोगी शुभांग भी यहाँ पर मौजूद है। शुभांग, ये बताइए कि आज हमने देखा कि एक बड़ी बैठक एसआईटी की जो है वो नोएडा अथॉरिटी की ऑफिस में भी होती है, क्या कुछ हलचल थी वहाँ? बिल्कुल, देखिए मलिका और अखिल, आज जो थी, देखिए 4 दिन फिलहाल बीत गए हैं, 4था दिन है। उसके बाद यहाँ पर जो तमाम अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे हैं। इससे पहले तक कोई अधिकारी यहाँ मौके पर नहीं पहुंचा था। आज जो डीएम है मेधा रूपम वो भी मौके पर पहुंची। लेकिन जब एनडीटीवी की टीम ने जानकारी दे रहे हैं, आप अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि मौके पे इस वक्त क्या हलचल है, अगर तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहे। देखिए बिल्कुल, आपको हम हलचल भी यहाँ पर दिखाते रहेंगे। साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी जो गाड़ी है उसे फिलहाल लोकेट कर लिया गया है, लेकिन उसे बाहर निकालना अभी भी यहाँ पर जारी है। और देखिए आज जो ये अधिकारियों की बैठक हुई थी ये काफ़ी अहम थी। इसी को लेकर के नोएडा अथॉरिटी में बातचीत हुई और उसके बाद जो तमाम अधिकारी थे वो यहाँ पहुँचे थे
और इसमें देखिए नोएडा की जो डीएम है मेधा रूपम वो थी, नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह भी मौजूद थी, एडीजी मेरठ जोन के जो भानु हैं भास्कर हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, डिविजनल कमिश्नर मेरठ थे और पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर भी मौके पर उस समय मौजूद थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो थे किसी ने भी जो है मीडिया से बात नहीं की थी, सिर्फ भानु भास्कर ने यहाँ पर बात की थी और उन्होंने भी कहा कि जो 5 दिन का समय दिया गया है SIT की टीम को, उसके जो यहाँ पर रिजल्ट निकलेंगे उसके आधार पर जो एक्शन है वो यहाँ पर लिया जाएगा। और देखिए अकेला अभी फिलहाल जो मेन बात यह है कि इतना समय बीतने के बाद जो तमाम अधिकारी थे वो तब मौके पर पहुंचे हैं, इससे पहले तक वो नहीं आए थे। आप इसे कैसे देखिए इसको विजुअल्स दिखाते रहिए अखिल, तस्वीरें आप दिखाते रहिए दर्शकों को, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। इतने घंटे बीत गए हैं इस हादसे को, अब तक युवराज की कार को यहाँ से निकाला नहीं गया है। इस डिले के पीछे क्या वजह है? जब मीडिया सवाल पूछता है तो तमाम अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं। इस एक्शन में इतनी देरी क्यों हुई है, इसे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं अधिकारी? इस मामले के अंदर जो पहली एफआईआर जो फाइल की गई थी उसमें जो गहराई बताई गई है इस पूरे बेसमेंट की, यहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने वाला था। उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जो गहराई बताई गई है, पिलर्स अंदर जो सरिया लगे हुए हैं उस पर काम चल रहा था, वो तकरीबन 70 फीट गहरा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे विजुअल्स जो है वो NDTV कैमरा के अंदर कैद हो रहा है। यहाँ देखें आप, जो NDRF की टीम है वो यहाँ पर लगातार उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि गाड़ी जो है वो किस लोकेशन पे है। तो एक बार गाड़ी जो है वो सही से आइडेंटिफाई हो जाएगी, उसके बाद ये जो क्रेन देखें हमारे दाईं तरफ जो क्रेन लगा हुआ है, इस क्रेन की मदद से उस गाड़ी को बाहर निकाला जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं देखें तो ना ही सिर्फ पुलिस के अलावा जो फायर ब्रिगेड टीम थी, उसके अलावा SDRF की एक किस तरीके से सॉर्ट किया जाए। चौथा दिन है तो हमने देखा के अंदर जो बड़ी कार्रवाई होनी थी वो आज जाकर के 4 दिनों बाद। बिल्कुल अखिल, सवाल महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जिस तरह की प्रॉम्प्टनेस इस एक्शन के, इस हादसे के बाद दिखनी चाहिए थी, जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसमें आखिर इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? SIT का भी अब गठन होता है, आज घटनास्थल पर पहुंचती है, जबकि मृतक का अंतिम संस्कार तक हो चुका है और 48 घंटे से ऊपर का समय इस हादसे को हो चुका है। इतना वक्त क्यों लगा है कार्रवाई में? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस मामले के अंदर हमने देखा कि नोएडा के अथॉरिटी के जो CEO हैं उनको भी वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। इन्वेस्टिगेशन जो है, थोड़ा ब्रेक जो है वो देखते हैं किस तरीके से देखते हैं शुभांग आप इसको। इस मामले में जो SIT की जांच की बात है वो तब की गई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया मामले को लेकर के, उसके बाद SIT की टीम का गठन हुआ है। तो जब तक मुख्यमंत्री ने संज्ञान नहीं लिया था तब तक इस तरीके का जो बड़ा एक्शन था वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। हालांकि बीते दिन की अगर हम बात करते हैं तो बीते दिन जो नोएडा के CEO है लोकेश, उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई अब जरूर की गई, क्योंकि अब उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है तो वो यहाँ पर अब फैसले नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें पहले या दूसरे दिन हो जानी चाहिए थी वो तीसरे चौथे दिन शुरू यहाँ पर की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो सबसे अहम यहाँ होगा वो ये है कि इस ट्रेन के जरिए जो गाड़ी है उसे निकालने का जो काम होगा वो यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि देखिए शुरुआत से जो जानकारी हमें मिली है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज थे वो जब गाड़ी उनकी फंस गई थी, वो गाड़ी के ऊपर बहुत देर तक बैलेंस करते रहे, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक वो रुके रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी मदद करने के लिए जिन फायर ब्रिगेड के सदस्यों द्वारा ये लापरवाही की गई, जो मूक दर्शक बने वहां खड़े रहे, जिन्होंने युवराज की समय रहते मदद नहीं की, उन पर क्या कार्रवाई हुई है, इस पर भी हम आपसे आगे दोनों से अपडेट लेंगे। लेकिन नोएडा के इंजीनियर युवराज मेहता की कार जहां डूबी थी, आज हादसे के 4 दिन बाद उसे निकालने के लिए SDRF की टीम यहां पहुंची है। जो तस्वीरें आपको ग्राउंड से हम दिखा रहे थे, मीडिया में मामला बढ़ने, अथॉरिटी के लोगों पर कार्रवाई होने के बाद आज युवराज की कार निकालने की कोशिश की गई। पहले से सवालों में घिरे सिस्टम की सुस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे को 4 दिन बीत चुके हैं और आज कार को बाहर निकालने की कोशिश की गई। 16 जनवरी की सर्द रात मदद मांग रहा था युवराज। तमाशबीन बनी रही बचाव टीम। 2 घंटे में बहुत कुछ हो सकता था। गोताखोर पानी में उतर सकते थे, बच सकती थी युवराज की जान। नाकाम सिस्टम, कई सवाल। युवराज अब इस दुनिया में नहीं रहा। नाकाम सिस्टम की वजह से एक पिता ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया।
वो बचाव टीमें जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कम से कम समय में बड़े बड़े बचाव अभियान करती हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में जिंदगियां बचाने के लिए हम जिन पर भरोसा करते हैं, अगर वो ही इतनी सुस्ती दिखाएंगे तो क्यों न उनसे सवाल किए जाएं। कौन युवराज की मौत का जिम्मेदार है? पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू के लिए वहां मौजूद थी, लेकिन ये कैसी बचाव टीमें थीं जो किसी की जान बचाने के लिए प्रयास भी न कर सकी? सवाल कई हैं। यही नहीं, सिस्टम की सुस्ती की इंतहा देखिए कि हादसे के 4 दिन बाद भी युवराज की कार तक को पानी से बाहर नहीं निकाला जा सका। इतनी ढिलाई, रेस्क्यू ऑपरेशन की खामियां और जिम्मेदार अधिकारियों की गैर मौजूदगी, पूरे जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे के 4 दिन बाद सुबह 11:30 बजे कार को पानी से बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई है। जो युवराज की गाड़ी थी वो इस यहाँ पे इस जो ये तालाब है इसमें गिरी हुई है। जो बेसमेंट था बिल्डर का प्रोजेक्ट का उसमें गिरी हुई है। कहीं ना कहीं 30 से 40 फुट यहाँ पे गड्ढा बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो अब एनडीआरएफ है वो अपनी पूरी तैयारी कर रही है। और जो यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में यही वो बेसमेंट है जिसमें जो युवराज की जो गाड़ी है वो चौथा दिन आज उस गाड़ी को वो यहीं पर है और अब एनडीआरएफ इसकी तैयारी कर रही है। अब आपको एक और बड़ी लापरवाही बताते हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए। वही जगह नोएडा सेक्टर 150। पहली तस्वीर 2 जनवरी की है, जब एक ट्रक दीवार तोड़कर गड्ढे में जा गिरा था। 2 जनवरी के बाद से अथॉरिटी ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी तस्वीर 16 जनवरी की है, जब इसी जगह पर युवराज की मौत हुई। अगर 2 जनवरी को ही ट्रक हादसे के बाद इस बारे में कोई कार्रवाई की गई होती तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती। ऐसे हुआ कि रोड से 10 कदम पे नाला है, तो वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है, वहाँ कोई बैरिकेड नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने तो सोचा कि रोड ही है, तो हमारी गाड़ी वहाँ हिट हो गई। जो गाड़ी के आगे वाले टायर हैं वो आगे चले गए, जो सेंटर वाले हैं वो नाले में फंस गए। तो हमें लगा कि नीचे पक्की जगह है, गाड़ी फुटपाथ पार कर गई। तो मैंने जैसे नीचे छाल मारी, भाई साहब इतना पानी था मेरे। मैं वहाँ 12:30-1 बजे नीचे गिर गया। तो सुबह 4 बजे किसी पुलिस ने किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। आप कितने घंटे वहाँ फंसे हुए थे? 4 घंटे। क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं 12 बजे घटना घटती है, आप सुबह 4 बजे तक वहीं पे उसी जगह पर? वहीं उसी पे। कौन कौन आपकी मदद के लिए आया वहाँ पे? वो लड़कियों का नाम नहीं मालूम है। नहीं, ये प्रशासन की तरफ से कोई आया? पुलिस की टीम की तरफ से आए थे, लेकिन कोई मदद नहीं करी। अगर प्रशासन चाहता तो जेसीबी तुरंत आ सकती थी। फायर ब्रिगेड की टीम आई थी वहाँ पे? कोई नहीं आया। एसडीआरएफ की टीम आई थी? कुछ नहीं आया। एनडीआरएफ की टीम आई थी वहाँ पे? कुछ नहीं आया भाई। नोएडा अथॉरिटी की टीम आई थी वहाँ पे? कुछ नहीं। नोएडा अथॉरिटी की टीम कब आई? जब मैं बाहर निकल गया अगले दिन 12-1 बजे दोपहर को। तो उल्टा वो हमसे बोल रहे हैं कि हमारे जो नाला टूट गया इसके पैसे कौन देगा? पानी के बाहर निकलने के बाद इतना पानी था। तो वो लड़के बोले कि सरदार जी हम आपको लेके जाएंगे, टेंशन मत लो। भाई साहब उन्होंने मुझे निकाला, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। एक बार फिर आपको बताते हैं कि हादसे वाले दिन क्या हुआ था। युवराज गुरुग्राम से अपने घर की तरफ जा रहा था। कोहरा घना था, विजिबिलिटी कम थी। युवराज की कार सड़क के साथ न मुड़कर सीधा एक मॉल के निर्माणाधीन बेसमेंट में जा घुसी। बेसमेंट में पानी भरा हुआ था, इसलिए कार डूब गई। इंजीनियर युवराज सिंह की मौत के बाद पिता की शिकायत पर पुलिस ने 2 बिल्डर कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। इस मामले में गंभीर रूप से जांच आगे बढ़ रही है। युवराज की मौत में सुरक्षा लापरवाही की जांच हो रही है। पुलिस बिल्डरों और सुरक्षा प्रबंधन की भूमिका की गहनता से जांच कर रही है। योगी सरकार ने इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए नोएडा के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। सीएम के निर्देश पर घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित हुई। एसआईटी 5 दिनों में जांच कर रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी। लेकिन इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल बरकरार हैं। कोई सेफ्टी वॉल, बैरिकेडिंग या रिफ्लेक्टर्स क्यों नहीं थे? खतरनाक मोड़ पर चेतावनी संकेत क्यों नहीं लगाए गए थे? और सबसे बड़ी लापरवाही, हादसा होने के बाद बचाव टीमें अपना काम क्यों ठीक से नहीं कर पाई? सिस्टम की सुस्ती, नाकामी के बीच युवराज की जान चली गई। नोएडा से आकिल जमील और नरेंद्र ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और घटनास्थल पर बीजेपी एमएलए महेश शर्मा भी पहुंचे। एनडीटीवी ने उनसे बात की।
हमारे साथ इस वक्त महेश शर्मा बात करने के लिए मौजूद हैं। महेश जी, क्या एक्शन लिया जाएगा आप जो जिम्मेदार हैं उन पर? देखिए, विश्वास कीजिए, हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया है। सबसे वरिष्ठतम अधिकारी यहाँ के सीईओ नोएडा होते हैं, उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटाकर। लेकिन कई बार शिकायत की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज एक युवराज मरा है, कल 2 हो सकते हैं, परसों 3। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस बाउंड्री के अंदर, क्योंकि एक ट्रक टूट के चुका था और ये बाउंड्री टूटी हुई मुझे भी दिखाई दे रही है और पानी की गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो उन्होंने लोग अधिकारियों से जब हमने पूछा तो यहाँ ये सभी गांव वालों ने भी बताया कि यहाँ पर नीचे कॉलम्स हैं, उनमें सरिये निकले हुए हैं। तो चिंताजनक तो है और इस बात की जांच होगी कि यहाँ बैरिकेड। लेकिन हमेशा एक्सीडेंट के बाद ही एक्शन क्यों लिया जाता है? देखिए, ये दुख का विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशनरी मेजर शुड हैव बीन टेकन। आई फुली एग्री विद। नोएडा डीएम यहाँ पर आई, उन्होंने 10 सवाल किए, हमने उनसे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। 4 दिन बाद आए हैं वो यहाँ पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी। आपको नहीं लगता सर जिम्मेदारी लेते हुए पहले आना चाहिए था उन्हें यहाँ पर? देखिए, उनके अधिकारी मेरे ख्याल से पहले दिन से एसडीएम का भी मुझे बताया गया। हम लोग कल भी आए थे, हमारी पार्टी के आज विधायक भी आए, कल भी हम लोग आए थे, आज भी हम लोग आए। तुरंत प्रभाव से हम लोग भी संपर्क में हैं। आपके हिसाब से फिर कौन जिम्मेदार है, किस पे एक्शन लिया? सहमत हूँ कि एक युवा की मौत हुई है, एक परिवार उजड़ गया है, दुख का विषय है और दुख से ज़्यादा चिंता का विषय है। एक नोएडा जैसे शहर में एक ऐसी घटना हुई है। आगे यदि ऐसी घटना होती है तो फिर क्या एक्शन लिया जाए? आगे से तो ये गलतियों से देखो हम सीखते भी हैं। तो ये थे महेश वर्मा, जिनसे हमने सवाल करने की कोशिश की और उन्होंने सवालों के जवाब ये दिए कि एसआईटी है, जांच कर रही है, अथॉरिटीज़ हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि कार्रवाई कब की जाएगी? गलती से सीखने की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जरा उस बेबस पिता के बारे में सोचिए जिनकी आंखों के सामने उनका बेटा मौत के मुंह में समा गया। हालांकि इस मामले में कार्रवाई हुई है, एसआईटी बनाई गई है, आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस बीच ये नहीं पता चल रहा है कि हादसे वाली रात जो पुलिस वाले और फायर कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे थे उनका क्या हुआ। ये वो लोग हैं जो कथित तौर पर देखते रहे और युवराज डूब गया। इस बीच जो शख्स उसे बचाने के लिए कूदा था उसका आरोप है कि उसे धमकाया जा रहा है। क्यों डरा हुआ है चश्मदीद? चश्मदीद पर बयान बदलने का दबाव। मुनिंदर सिंह का पुलिस पर आरोप। मुनिंदर सिंह वो जांबाज है जिसने इंजीनियर युवराज को बचाने की कोशिश की। जब बचाव टीमें तमाशा देख रही थीं, तब मुनिंदर सिंह ही था जो युवराज को बचाने के लिए पानी में कूद गया था। लेकिन अब वो डरा हुआ है। उसने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। उसने एनडीटीवी को बताया कि पुलिस ने उस पर बयान बदलने का दबाव बनाया। रिकॉर्ड में ये बोल रहे थे मुझसे कि आप आइए, एसीपी सर आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, जो भी है आप। मैंने बोला, ये बात किसने बोला? वहीं पे जो सर पुलिस वाले अंकल, एसआई था, एएसआई था? वो नहीं, वो थे सिपाही। क्या बोले थे कि आज तुम्हारी मीटिंग करवाते हैं एसीपी सर से। क्या मीटिंग करवाएंगे? क्या बोले कि जो तुम्हारे वहाँ के बयान है यहीं देने हैं, तुम आके जो सेम बयान है बिल्कुल। कौन सा? क्या बयान पलटने के लिए बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? घटना, जो भी कोई घटना है वो बताइए मौके पे जो भी थी। मगर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पहुंचे उसके बाद? जी, मैं 1 से 1.5 घंटे के बाद पहुंचा भी था। हालांकि मैं बहुत डरा हुआ था उस टाइम। मैं नहीं, मुझे डर लग रहा था कि मुनिंदर सिंह ने एनडीटीवी को बताया कि पुलिस ने उससे कहा कि वो पुलिस के खिलाफ बयानबाजी न करे। उससे कहा गया कि पुलिस के पक्ष में रहो, तुम्हारी मुलाकात एसीपी से कराई जाएगी। बयान में क्या बयान दिया? बयान में ये बोला था उन्होंने कि भाई तुमने ये बोला है कि पुलिस के खिलाफ क्यों चल रहे हो तुम, जो भी चीज है। आपने तो सच बताया ना? हाँ, मैंने सच बताया सर। लेकिन क्या आपको स्टेटमेंट बदलने के लिए हाँ बोल रहे थे कि तुम पुलिस को साथ में लेके चलो, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस भी तो मौके पे मौजूद थी। मैं बोला सर, ये आपसे बोला गया कि पुलिस मौके पे मौजूद थी? क्या मौजूद थी? मौजूद थी, लेकिन लड़के को तो नहीं बचा पाए। पानी में क्यों नहीं दाके, मैं ही क्यों दाका लास्ट में आके। जी, मुनिंदर ने यह भी आरोप लगाया कि उसे पुलिस की तरफ से कहा गया कि पुलिस के साथ रहो वरना तुम्हारे लिए गलत हो जाएगा। मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर है इसी चीज को लेके कि इस केस में। प्रेशर क्या? प्रेशर यही है कि इस केस से अलग हट जाओ। मैंने पहली वाली वीडियो उसमें सच्चाई है, जो दूसरी वीडियो है उसमें थोड़ा मुझे घुमा फिरा के मेरा जो अपने साथ में लगा के वीडियो में ये बुलवाया था कि मोनिंदर आप एक काम करो, पुलिस को साथ में लेके चलो, पुलिस से आप बैर मत बांधो, ये चीज गलत है वगैरह, ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगी आपके लिए, ऐसे ऐसे बोल के मेरे साथ वीडियो बनाइए। युवराज को बचाने की कोशिश करने वाले मुनिंदर सिंह के आरोप गंभीर हैं। मुनिंदर का दावा है कि पुलिस ने उनसे बयान बदलने का दबाव बनाया। मुनिंदर सिंह के इन आरोपों ने कुछ और सवाल भी खड़े कर दिए हैं, जो साफ जाहिर कर रहे हैं
कि किस तरह लापरवाहियों को नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। अकिल जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एनडीटीवी इंडिया ने इस मामले पर ग्राउंड से लगातार कवरेज की है और एनडीटीवी इंडिया की मुहिम का असर होता हुआ भी नजर आ रहा है। दोषियों पर ठोस कार्रवाई की तैयारी है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली अहम खबर आपको दिखा दें। डीजीपी रैंक का अधिकारी और हरकतें ऐसी कि पूरा पुलिस महकमा ही शर्मसार हो गया। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक नागरिक अधिकारी प्रवर्तन के रामचंद्रन राव महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई देते हैं। इस वीडियो के आने के बाद बवाल मच गया है। एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो ने राजनीति भी गरमा दी है। डीजीपी की डर्टी पिक्चर। दफ्तर के अंदर अश्लील कांड। वीडियो कांड में फंसे कर्नाटक के बड़े पुलिस अफसर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में एक पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी में दफ्तर में बैठा नजर आ रहा है। अधिकारी के साथ एक महिला भी है। वो महिला के साथ अधिकारी अश्लील हरकतें करता नजर आ रहा है। इस वीडियो में वो अलग अलग महिलाओं के साथ दिख रहा है। ये वीडियो पुलिस अधिकारी के दफ्तर के अंदर बनाया गया है। ये वीडियो हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते। इस वीडियो की जांच हो रही है। अब आपको बताते हैं कि इस वीडियो में जो पुलिस अधिकारी दिख रहा है वो कौन है। बताया जा रहा है कि वीडियो में कर्नाटक पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रामचंद्र राव हैं। वायरल वीडियो में डीजीपी के रामचंद्र राव कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहे हैं। फिलहाल एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो आया, डीजीपी सस्पेंड। ये वीडियो सोमवार 19 जनवरी को वायरल हुआ, जिसके बाद सरकार ने डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई की है। ये मामला सामने आते ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विभाग से जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। वीडियो सामने आने के बाद डीजीपी को निलंबित कर दिया गया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन ऑर्डर में लिखा है, राव ने अश्लील तरीके से काम किया है। एक सरकारी अधिकारी के लिए ये ठीक नहीं है और सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण भी है। राव का व्यवहार नियमों का उल्लंघन है। जांच पेंडिंग रहने तक सस्पेंड करना जरूरी है। सस्पेंशन के दौरान राव राज्य सरकार की लिखित इजाजत के बिना किसी भी हालत में हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकती। वीडियो वायरल होने के बाद डीजीपी कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। डीजीपी का कहना है कि यह वीडियो फेक है। गृह मंत्री के घर से निकलने के बाद डीजीपी ने पत्रकारों से कहा कि वीडियो झूठा और मुफ्त है। లేదంటే అది 8 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಗಾಮಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಇದು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್, ಸುಳ್ಳು. ಇದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸುಳಿವೇನಾದ್ರು ಇತ್ತಾ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಆಗಿರೋದು, ಇದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೀರಾ? ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सस्पेंडेड डीजीपी ने अपने बचाव में कहा है कि आज के समय में किसी का भी फर्जी वीडियो बनाया जा सकता है। ये उनकी छवि खराब करने की साजिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो करीब 8 साल पुराना हो सकता है, जब डीजीपी राव बेलगावी में थे। इस वीडियो के बाद से कर्नाटक में राजनीतिक भूचाल आ रखा है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर डीजीपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। चाहे पुलिस अधिकारी कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि सीएम से इस बारे में बात हुई है। पूरे मामले की गहन जांच होगी। चाहे किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी हो, ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं। तो वहीं वीडियो आने के बाद राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है।
कर्नाटका में आज कांग्रेस जब से आई है तब से महिला सुरक्षा की स्थिति ऐसी चरमराई है, ऐसी खराब हुई है कि कभी महिला ऑफिसर्स को थ्रेट मिलता है कांग्रेस नेताओं के द्वारा, कभी सीएम की कंस्टिट्यूंसी में मारने की धमकी होती है महिला ऑफिसर को जो अपना काम कर रही है, और कभी दिन दहाड़े बलात्कार, और अब पुलिस के ऑफिस में ये हो रहा है। सोचिए, और ये वही ऑफिसर है जिसका लिंक गोल्ड स्मगलिंग केस से है, तो उसके पास कई सारे राज होंगे सरकार के। डीजीपी राव पहले भी विवादों में रहे हैं। अब इस वीडियो के आने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वैसे डीजीपी के रामचंद्र राव और विवादों का पुराना नाता रहा है। सौतेली बेटी रानिया राव सोने की तस्करी के मामले में फंसी हुई हैं और अब डीजीपी खुद अश्लील वीडियो कांड में फंस गए हैं। बेटी जेल में और पिता सस्पेंड कर दिए गए हैं। डीजीपी के रामचंद्र राव फिलहाल अश्लील वीडियो केस में फंसे हैं, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब उन पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हों। इससे पहले वो अपनी सौतेली बेटी का साथ देने के आरोप में घिरे थे। गोल्ड तस्करी केस में डीजीपी राव की एक्ट्रेस बेटी रानिया राव गिरफ्तार हुई थी। डीजीपी पर उसे बचाने के आरोप लगे थे। रानिया राव को 3 मार्च 2025 को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने गिरफ्तार किया था। रानिया को दुबई से तस्करी कर लाई गए लगभग 14.2 किलोग्राम से अधिक सोने के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसकी कीमत लगभग 12.56 करोड़ रुपए बताई गई। रानिया अभी बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद है। कर्नाटक सरकार ने मार्च 2025 में रामचंद्र राव को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया था। ये कहा गया कि रानिया अपने पिता के नाम का इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि डीजीपी राव अपने आप को इससे अलग बताते रहे। रानिया की गिरफ्तारी के बाद डीजीपी ने खुद को बेटी से अलग बताया था, लेकिन जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि रानिया ने पुलिस बैकग्राउंड के जरिए एयरपोर्ट पर तस्करी का नेटवर्क बनाया था। जब तस्करी का मामला सामने आया तब राव कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में हेड थे। मामला सामने आने के बाद उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया था। हालांकि इसके 5 महीने बाद सरकार ने उनकी नौकरी बहाल कर दी थी। 2014 में भी विवादों में फंसे। अश्लील वीडियो कांड, उससे पहले बेटी का सोना तस्करी कांड, उससे पहले 2014 में भी एक विवाद में फंसे थे रामचंद्र राव। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। बीते हफ्ते गोवा में 2 रूसी महिलाओं और असम की एक लड़की मधुस्मिता की हत्या हुई। इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। सामने आ रहा है कि आरोपी अलेक्सेई लियोनोव मानसिक रूप से अस्थिर है और नशे का आदी है और वो छोटी बात पर जान ले लेता था। रूसी किलर को लेकर बड़े खुलासे। गोवा हत्याकांड में सामने आते सच। नशे का आदी, मेंटली अनस्टेबल। रूसी किलर को लेकर नए खुलासे। गोवा में रशियन किलर को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। पता चला है कि ये हत्याएं कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि दोनों रूसी महिलाएं उसका पैसा लौटाने से इनकार कर रही थी और एलेना कस्थानोवा उसके फायर आर्ट क्राउन को वापस नहीं कर रही थी। इसी छोटी सी बात पर वो नाराज हो गया। गोवा पुलिस की पूछताछ में कई बार जो है उसने बयान जरूर बदले हैं। उसका दावा है कि पैसे को लेकर दोनों महिलाओं से उसकी रिगजिग चल रही थी। उसको पैसे जो है वो दोनों महिलाएं नहीं दे रही थी, इसी के लिए उसने उसकी हत्या की। वहीं एक क्राउन को लेकर, जो कि एक सामान्य क्राउन है, उसको लेकर भी दूसरी महिला के साथ उसका प्रॉब्लम चल रहा था। ये भी उसका दावा है कि इसकी वजह से उसने खून किया। पुलिस ने यह भी पता लगाया है कि भारत के लॉन्ग टर्म वीजा पर रहने वाला एलेक्सेई पिछले कई महीनों से गोवा में बिना किसी अस्थायी काम के रह रहा था और अक्सर ड्रग्स के नशे में घूमता रहता था। सूत्रों के अनुसार वो असम की मृदुस्मिता साइकिया का करीबी भी था और दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। मृदुस्मिता और वो कई बार साथ में गोवा घूमने भी आए थे। मृदुस्मिता का शव 12 जनवरी 2026 को उनके घर से बरामद हुआ। शुरुआती जांच में उनकी मौत का कारण ड्रग ओवरडोज माना गया है। हालांकि पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मृदुस्मिता को एलेक्सेई लियोनोव ने नशा दिया
और फिर उसकी हत्या की, क्योंकि अलेक्सेई लियोनोव ने कुछ इसी तरह का बयान दिया था। गोवा में 2 रूसी महिलाओं की हत्या ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। एलिना वानीएवा जो 10 जनवरी 2026 को गोवा आई थी और एलेना कास्तानोवा जो 25 दिसंबर 2025 को पहुंची थी, इन दोनों की हत्या कर दी गई। एलेक्सी को जो है वो पुलिस स्टेशन अभी लाया जा रहा है और पुलिस उसको पंचनामा के लिए लेके गई थी। जहां जहां उसने ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है वहां वहां जो है उसको लेके जाया जा रहा है। एलेक्सी जो है इस मामले में मुख्य आरोपी है और उसको पुलिस स्टेशन लाया जा रहा है। एलेक्सी, व्हाई डिड यू किल 2 वुमेन? व्हाई डिड यू किल 2 वुमेन? एलेक्सी, व्हाई डिड यू किल? ये एलेक्सी है, ये मुख्य आरोपी है इस मामले में। अगर आप देखें तो उसको लगातार जो है वो गोवा पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद उससे जो नए सबूत है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। दोनों आरोपी के साथ ही रह रही थी। पूछताछ में एलेक्सेई ने दावा किया कि उसने 5 और हत्याएं भी की हैं, लेकिन पुलिस ने उसकी बताई गई सभी पहचानें जांची और वो सभी लोग जिंदा मिले। इससे साफ है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर है और लगातार नशे में रहता था। जब पुलिस ने एलेक्सेई का मोबाइल फोन खंगाला तो उसमें सैकड़ों महिलाओं की तस्वीरें मिली, जिनमें 2 पुरुषों की तस्वीरें भी शामिल थी। पुलिस का मानना है कि दोनों रूसी महिलाओं की हत्या कोई प्री प्लान साजिश नहीं थी, बल्कि एलेक्सेई के अचानक ट्रिगर होने का परिणाम थी। आरोपी ने बताया कि दोनों महिलाएं उसका पैसा लौटा नहीं रही थीं। इसमें फायर आर्ट क्राउन को वापस न देने की बात भी सामने आई है। पुलिस अब इस दावे की भी पुष्टि कर रही है। गोवा से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं यूपी के सहारनपुर की, जहां एक ही परिवार के 5 लोग एक कमरे में मृत पाए गए हैं। सबके गोली लगी है। अब ये जांच हो रही है कि घरेलू विवाद में ये गोलियां चली या मामला कुछ और था। एक घर, 5 शव, माथे और छाती पर गोली। यूपी के सहारनपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां सरसावा थाना क्षेत्र की कौशिक विहार कॉलोनी में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव बरामद होने से कोहराम मच गया। सभी शवों पर गोली लगने के निशान मिले हैं। जिन लोगों के शव मिले हैं उनमें अशोक की पत्नी अंजिता, मां विद्यावती और 2 बेटे कार्तिक और देव हैं। अशोक और उनकी पत्नी के शव फर्श पर, जबकि मां और दोनों बच्चे बेड पर पड़े मिले। पास से 3 तमंचे भी मिले हैं। जो 3 पिस्टल्स हैं और इसमें जो ब्लैकनिंग वगैरह ये सजेस्ट करती है, कोई स्ट्रगल्स नहीं है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जैसे मतलब इंटरनली इन्होंने जो है गोली परिवार सदस्यों को मार के फिर खुद को मारा है। बट अभी ये जांच का विषय है। इसमें जो भी एविडेंसेस हैं, जो मेडिकल हिस्ट्री है, उसको भी देखा जा रहा है कि इनकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, क्या डिप्रेशन की हिस्ट्री है। पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि अशोक ने अपने पिता की मौत के बाद नकुड़ तहसील में राजस्व अधिकारी अमीन के तौर पर उनकी जगह ली थी। उनका बेटा देव शहर के एमटीएस पब्लिक स्कूल में क्लास 9 का छात्र था, जबकि कार्तिक नकुड़ के एक इंटरमीडिएट कॉलेज में क्लास 10 में पढ़ रहा था। घर वालों का कहना है कि अशोक शांत स्वभाव का था। घर में किसी भी तरह की कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। गांव में अपना मकान बन रहा था और ये सरवाना थाना क्षेत्र में किराए पर रहते थे। कोई कुछ इस तरह की बात कभी रही नहीं। परिवार में भी कोई ना तनाव था, ना कोई इस तरह का था मामला। घर में माँ थी उनकी, 2 बेटे थे, 1 पत्नी थी। 5 लोग रहते एक साथ ही, लेकिन 5 में भी कभी कोई इस तरह का घर में क्या कुछ दिमाग में उसके कुछ रहा होगा। लेकिन घर में ऐसा क्या हुआ कि फिर ये घटना हो गई। इस घटना से सब हैरान हैं। दरवाजा तोड़ा और तोड़ करके निकाला तो प्रथम दृष्टया लगता है कि ये आत्महत्या हो सकती है, लेकिन आत्महत्या भी इस प्रकार से करना ये समाज के अंदर एक बहुत बड़ा दोष है और समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी विकृति का रूप ले रहा है जो लगातार आप देख रहे हैं कि सामूहिक आत्महत्याएं हो रही हैं। तो आत्महत्या लग रही है।
पुलिस ने जो बताया मुझे कप्तान। तो कोई मानसिक तनाव या कुछ और? अब वो तो सब जांच का विषय है, पता नहीं है क्या कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन जो भी है। पुलिस के मुताबिक सभी पहलुओं की जांच हो रही है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजार है। माना जा रहा है कि तभी इन 5 लोगों की मौत से पर्दा उठ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं समंदर में ऐसी हलचल की जिससे मछुआरों और आसपास के लोग डरे हुए हैं। गुजरात तट के पास समुद्र में अचानक उबलते बुलबुले और मटमैला पानी एक बड़े घुमावदार घेरे में दिखाई दिया है। ये तस्वीरें जो भी देख रहा है वो हैरान है। अरब सागर में गुजरात तट के पास समुद्र के बीचों बीच पानी के तेजी से घूमने और उसमें उबलते हुए बुलबुले निकलने की एक रहस्यमयी घटना सामने आई है। इस अजीब सी हलचल ने प्रशासन और मछुआरों की नींद उड़ा दी है। ये घटना तब सामने आई जब मुंबई के पास वसई के पाचू बंदर की एक मछली पकड़ने वाली नाव 11 जनवरी को इन लहरों की चपेट में आ गई थी। वसई के पाचू बंदर निवासी कृष्णा मुरली खांडिया की नाव समंदर में थी। लगभग 66 नॉटिकल मील दूर गहरे समंदर में मछली पकड़ रही थी। मछुआरों ने देखा कि मैटमैले रंग का पानी एक विशाल घेरे में बड़ी तेजी से घूम रहा है। ऐसा लग रहा था मानो समंदर उबल रहा हो। बताया जा रहा है कि कुछ देर के लिए नाव उस भंवर में फंस गई थी, लेकिन मछुआरों ने सूझबूझ दिखाई और इंजन की रफ्तार बढ़ाकर नाव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मछुआरों द्वारा बनाए गए वीडियो में पानी के भीतर से उठते हुए गुबार और उबलते पानी जैसी हलचल साफ देखी जा सकती है। घटना का वीडियो सामने आने के 1 हफ्ते बाद भी अब तक कोई भी सरकारी एजेंसी ये साफ नहीं कर पाई है कि आखिर समुद्र की गहराई में ये पानी का चक्रव्यूह जैसा क्यों बना है। पालघर जिला आपदा प्रबंधन कक्ष ने इस घटना को असामान्य बताया है। शुरुआती अनुमान के अनुसार ये समुद्र के नीचे गैस रिसाव, किसी भूगर्भीय हलचल या गैस पाइपलाइन में लीकेज के कारण हो सकता है। फिलहाल उस क्षेत्र में जाने वाले जहाजों और नावों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की जानकारी नौसेना, तट रक्षक बल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी को दे दी गई है। हालांकि विशेषज्ञों ने इसे भूकंप से जुड़ी घटना होने से इनकार किया है। तो वहीं मछुआरों की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस रहस्य से पर्दा उठाए ताकि भविष्य में होने वाले किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। बने रहिए हमारे साथ।